हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के इस एक और वीडियो सीरीज़ में और नैनो की इस फुल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सीरीज़ में। तो गाइस ये हम लोग इसका स्पीड आप देख सकते हैं 50 के आसपास लग रही है। हालांकि देखिए सामने कोई हटता नहीं है। हम जानेंगे इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करते समय किन चीज़ों पे ध्यान दिया है। आज का जो पहला दिन है वो उसमें हम करने वाले हैं इस गाड़ी का इंजन डिस्माउंट। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी चालू है और चलाई भी हमने काफ़ी दिनों तक। अभी हम करने वाले हैं इस गाड़ी को बंद करके इसका जो इंजन है उसको डिस्काउंट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंजन रिमूवल की सबसे जो पहली प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले सीट को मैंने टर्न सीट करा। को सीट इसके बाद में जो डिग्गी का जो पोर्शन है, डिग्गी का पोर्शन इसका जो कवर लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। इसके नीचे इंजन है इसका, और ये वाली डिग्गी भी अपने को खोलनी होगी क्योंकि इसके अंदर भी इसका ये वाला जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, नहीं तो शंकर भैया रेडिएटर के कूलेंट के लिए अपन कुछ सामान कुछ ले आए ताकि कूलेंट बेकार ना जाए। कूलेंट है ही उसमें सर। नहीं है, नहीं होगा ना। नहीं, पानी नहीं है, कूलेंट नहीं है। अच्छा कूलेंट नहीं है, पानी फिर भी गीला ना हो इसलिए बड़ा पेचकस। अंदर की कुछ बेसिक वायरिंग और कुछ मोटे मोटे नट बोल्ट खोलने के बाद में, केसिंग वगैरह पाइप वगैरह खोलने के बाद में फाइनली अभी हम लोग इसके जो रियर बम्पर है उसको निकालने वाले हैं ताकि रियर बम्पर को खोलने से जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आसानी से विजिबल हो जाएंगी। वो नहीं है भैया। और इस बम्पर को खोलने के लिए हमें ये वाली जो पीछे की प्लेट है ये भी खोलनी पड़ेगी। इसके लिए अंदर की तरफ से 4 नट बोल्ट हमें खोलने पड़ते हैं। तो गाइस अभी तक हमारा रेडिएटर के बाद में साइलेंसर निकल चुका है और जो मेन जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थे उन सबको भी निकाल लिया गया है। अब फाउंडेशन वगैरह के ऊपर भी काम चल रहा है कि फाउंडेशन से इसको अलग कर लिया जाए। और शुरुआत में हम लोग ये करने वाले हैं कि पूरे इंजन को गियरबॉक्स के साथ में उतारेंगे और उसके बाद बाहर निकाल के इसके गियरबॉक्स को इंजन से अलग करेंगे और फिर वापस से इसका गियरबॉक्स लगाएंगे। ये कुछ और है। एसी के पाइप ये मत खोलिए है भैया, एसी के पाइप नहीं खोलना, कंप्रेसर अलग कर देना, बस वहीं लटके देना, एसी को खोलना नहीं है। अच्छा वो बता दिया। तो इंजन माउंटिंग में काफ़ी कुछ हमने अभी निकाल दिया है गाड़ी का। अब एक जो इसमें कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसमें जो एयर कंडीशनिंग वाला जो कंप्रेसर है वो इंजन के साथ ही माउंट है। अगर इंजन के साथ में उसको बाहर निकाला गया तो हमें जो सिस्टम की जो पूरी गैस है वो भी रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल शंकर भैया कोशिश ये कर रहे हैं कि कंप्रेसर वहीं रह जाए और जो गैस है वो वेस्ट होने से बच जाए।
ताकि जब हम इसमें अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम को एक्टिवेट हम करेंगे तो वहीं के वहीं एक ऑक्सिलरी ड्राइव मोटर जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाली लगा देंगे। तो यहाँ पर है इसका ये एसी कंप्रेसर और उसकी जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो लाइन है वो सामने की तरफ गई हुई है, जो कि होती है इस कंडेंसर से। ये सामने की तरफ जो कंडेंसर लगा हुआ है वो। तो फिलहाल अभी हम इसकी गैस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसको हमें निकालना ही पड़ेगा। ये अल्टरनेटर की प्लेट निकालने का मकसद ये है कि अपन को इसकी शाफ्ट नहीं निकालनी पड़ेगी ये वाली, और यहीं के यहीं इंजन अलग स्टॉप कर देंगे अपन, गियर बॉक्स भी नहीं उतारना पड़ेगा। अच्छा, गियर बॉक्स नहीं उतारना पड़ेगा। कोशिश यही है गियर बॉक्स बाहर नहीं निकालना पड़े। इंजन को यहाँ से अपन खोलने के बाद इस पोजीशन में उसको इधर सरकार के इंजन बाहर निकाल देगा, इससे काफ़ी मेहनत बच जाएगी। तो वैसे एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी जो कि हमें कर देनी चाहिए थी पहले ही। जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनको हमें पहले ही निकाल देना चाहिए था, पर ये था कि काम में भूल जाते हैं। तो इसी टर्मिनल हमने दोनों अलग कर दिए और सेफ्टी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बैटरी को भी बाहर ही निकाल लेते हैं। हाँ, गिराओ, हल्का सा टेढ़ा करो उसको। तो वैसे भी ये इंजन से जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा अलग अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। अलग हो गया। तो ये है इसका गियर बॉक्स जो बड़ी मुश्किल से बाहर आया है दसगारे में तो भैया, और इंजन अभी भी लटका हुआ है। ये भी थोड़ा सा आएगा बाहर, बट ये गिरेगा, असल में आएगा नहीं। तो ऐसा लगभग 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद में फाइनली हमारा जो एसी कंप्रेसर था उसको भी हमने अलग कर लिया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप अलग रख सकते हैं, और अभी हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन तो खैर नीचे आ गया है, हमने एसी की लाइन वगैरह सब अलग कर दी थी। अभी सेल्फ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वायरिंग लूम से अलग हो सके वो। तो ऐसे ये इंजन को निकालने के बाद में गियर बॉक्स अलग कर लिया है। अब इसको वापस एज इट इज़ हमको लगा देना है, और इसकी जो गियर केबल वगैरह है सब भी हमको वापस लगानी है। ये वाला हिस्सा बेटा ऊपर रहेगा जो तुमने नीचे कर दिया है। अच्छा, ऐसे। हाँ रखना है। हाँ, छोड़ हाँ। फ्रेंड्स, लगभग 2.5 से 3 घंटे की मेहनत के बाद में हमारा जो इंजन डिसमाउंटिंग का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। और टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में गियर बॉक्स प्लस इंजन दोनों एक साथ में आ जाएं। उसके लिए आपको पहले ही ड्राइव शाफ्ट खोल लीजिएगा, क्योंकि हमारा इसी में काफ़ी ज़्यादा समय चला गया। यूजुअली 1.5 से 2 घंटे में इंजन निकल जाना चाहिए, बट चूँकि नैनो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है। अभी ये सारा सामान हम एक तरफ कर देंगे। जो मटेरियल काम का था वो हमने एक तरफ कर लिया है। नट बोल्ट को आप एक सेपरेट डब्बे में रख लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में भी काम आते हैं, और क्योंकि जब हम इसमें माउंटिंग बनाएंगे तब भी हमें सेम नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इसके रिकंडीशन जो मटेरियल है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, जैसे अल्टरनेटर हुआ, सेल्फ हुआ, साइलेंसर हुआ, रेडिएटर हुआ, ये सारी चीज़ें। अगर आपको भी लगता है कि अभी आप अपनी नैनो में कुछ प्रॉब्लम है इस टाइप की, तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ अवेलेबल हों अभी भी,
तो वो भी आपको मिल सकती है। तो ये है टाटा नैनो के लिए एक फुल कन्वर्जन किट। जी हाँ दोस्तों, ये फुल कन्वर्जन किट जो है बेसिकली स्टैंडर्ड 3 किलोवाट मोटर के साथ में आता है। ये इसका PMSM लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला दताई का ओरिजिनल कंट्रोलर है। ये श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो गियर बॉक्स की जो माउंटिंग है वो भी मिल जाएगी। गियर बॉक्स के साथ में मोटर की जो कपलिंग होती है वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही डिस्प्ले, एडवांस डिस्प्ले जो आपको सारे साइन भी दिखा देगा, ये सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी और मिल जाएंगी। और इसके साथ में आपको थ्रॉटल मिलेगा, फुट थ्रॉटल। ये देखिए अभी लगा के रखा हुआ है। आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, स्पीड वगैरह दिखता है कि नहीं। ये मैं जैसे जैसे प्रेस करता हूँ पैडल को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है ये बढ़ती है, मोटर भी घूमती है। तो गाइस ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप परचेस कर सकते हैं यहाँ श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिटेल आउटलेट से। चाहे तो आप, अगर आप भोपाल से बाहर गए हैं तो भोपाल के बाहर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पे भी कॉल करके अपनी जो किट है बुक कर सकते हैं, अगर बैटरी के साथ में चाहिए। और अगर आपको विदाउट बैटरी पैक चाहिए जिसमें मोटर, कंट्रोलर, थ्रॉटल, डिस्प्ले, माउंटिंग प्लेट, जो गियर बॉक्स कपलर है वो, इसके साथ ही साथ आपको ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, 3 स्पीड और DC to DC कन्वर्टर और जितनी भी जो MCB वगैरह और ये जो तमाम जो एसेसरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें साथ में आपको मिल जाती है। अब जो इसकी प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 65,000 से शुरुआत होती है और नैनो में जैसे जैसे आप फिर स्पीड और माइलेज ये सारी चीज़ें आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। ये जो 65,000 रुपये है ये मैंने आपको बताई है विदाउट बैटरी और विदाउट चार्जर। तो इस इंजन को नैनो से अलग करने के बाद में और मटेरियल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद में अब हमारे पास में मटेरियल में से जो गियर बॉक्स माउंटिंग प्लेट है इसको हम एक बार गियर बॉक्स में थोरोली फिट करके देख लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि इसमें हमें कितना चेंजेस करना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से इसमें लगने वाली है और इसकी जो फिटिंग है वो लगभग पहले एक जैसी ही है। अब आइए इसको मोटर में एक बार लगा के, मोटर डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं और इसको जैक पे लगा के फिर मोटर की जो कपलर है उसका अलाइनमेंट भी एक बार चेक करना है क्योंकि बनवा तो चुके हैं, किट के साथ मिला हुआ है, पर उसका अलाइनमेंट भी एक बार चेक करना है। तो ये है मोटर, ये इसकी प्लेट जो अभी हम नाप के लाए हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 होल दिए गए हैं इनको हम देख लेते हैं। ये चारों इस तरीके से मिलेंगे, सभी के छेद मिल गए हैं इसमें। अब इनमें नट कस देते हैं 13 नंबर के और 15 नंबर के। दोस्तों इस प्लेट को हमने गियर बॉक्स के साथ में चेक कर लिया है। अब इंजन में से जो भी नट बोल्ट हमें निकले हुए थे वो सारे हमने इसमें एक ट्रे में ऑलरेडी रखे हुए थे। उन्हीं में से हमने 4 13 नंबर के या 12 mm कैप के 4 नट बोल्ट लिए हैं। ये 2 जो नट बोल्ट हैं कॉर्नर वाले ये लगभग 3 इंच के हैं और बाकी ये 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास के हैं। 2 लगे हुए, 4 नट इसमें लगे हुए हैं। बाकी इस ट्रे को लेके हमें चलना है वापस गियर बॉक्स के पास में और गियर बॉक्स में जो जितने भी होल हैं उन सब के होल के हिसाब से जो नट बोल्ट है वो उसमें लगा देना है हमको, ताकि जब हम मोटर को कसने आए तो हमें नट बोल्ट ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 नट बोल्ट हमको दिख रहे हैं इसमें। आइए लगा देते हैं। बस इन्हीं नटों में से हमने जो कुछ नट बोल्ट जो थे हमने उनमें से कुछ बोल्ट छांट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इसमें जगह थी अधिकतर ये सब 12 mm के नट बोल्ट हैं जो 12 mm के पाने से खुल जाते हैं बेसिकली। और एक ये लास्ट वाला जो है थोड़ा सा बड़ा है बट इसको भी हम इसी में कसेंगे ताकि एडजस्टमेंट का इशू ना हो। अब आइए मोटर को ले आते हैं और इसको लगा के एक बार मोटर को घुमा के चेक करते हैं ऐसे ही थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड कनेक्शन के साथ में, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो कपलिंग
हमने बनाई है ये हाई स्पीड पे किसी भी तरीके का कोई एडिशनल साउंड ना करे। हमने जो मोटर की माउंटिंग प्लेट है उसमें उसको मोटर में लगा के एक जैक गियर बॉक्स के पास में लगा दिया है, देख सकते हैं, और दूसरा एडजस्टेबल जो है वो हमने जस्ट साथ में रखा है ताकि जो मोटर जब हम यहाँ पे इस जगह पे रखें तो गियर बॉक्स की हाइट के हिसाब से हम इस मोटर को ऊपर नीचे कर सकें। तो आइए वाला काम करके मोटर को उसमें बिठा के ट्राई करते हैं, इसकी जो बेसिक अलाइनमेंट है उसको चेक करते हैं कि वो परफेक्ट है या नहीं। तो एक थोड़ी सी देर की मेहनत के बाद में हमने अभी गियर बॉक्स के साथ में मोटर की हाइट को अलाइन कर लिया है। 2 जैक लगे हैं क्योंकि गियर बॉक्स अभी केवल 2 फाउंडेशन पर टिका हुआ है, इसलिए अगर मोटर को डायरेक्ट लगाते तो अलाइनमेंट में दिक्कत होती। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे जितने भी स्क्रू इसमें दिए हुए हैं ये हम लगा लेंगे, और इसमें से सबसे पहले तो थोड़ा सा और ठीक है। देखिए ये वाला एक लग गया है, और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर छेद नहीं है तो ये हमको लगाना है, छेद करना है, और साथ ही साथ यहाँ भी छेद नहीं है इसमें नीचे की तरफ, तो इसमें भी हमको निशान लगाना है। फ़िलहाल अभी हम टेम्परेरी केवल इस चीज़ को लगा करके ये देख लेते हैं कि इसकी सेंटरिंग सही है या नहीं। तो भाई मोटर के अलाइनमेंट के बाद में हमने अभी 2 नटों को टाइट कर दिया है। मोटर को बैलेंस करके जो इसका एक सिंगल व्हील होता है इसको भी हमने हवा में कर दिया है, और अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं इस कंट्रोलर की टेम्परेरी वायरिंग, जस्ट टू इंश्योर के जो गियर बॉक्स और मोटर का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल एक सीध में है ताकि कोई एडिशनल आवाज़ ना आए। तो आइए इस कंट्रोलर को ऑन करते हैं और चेक करते हैं। एक सुनील बाबू, 1 मिनट रुक जाना है ना। तो वाइज हमने ये जो कंट्रोलर है इसको फिट कर लिया है। 60 वोल्ट की बैटरी से भी टेम्परेरी हमने एक सिंगल एमसीबी के साथ में इसको कनेक्ट किया है। अभी शायद इंजन उतारने में ऐसा कुछ हुआ होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ या तो इसमें फंस गई है, उसकी वजह से इसमें, तो जैसे हम इसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके ड्रम में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। अभी ये केवल ड्रम का फॉल्ट है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले जैक को उतारेंगे और इस वाले में लगा के मोटर की जो हमिंग है उसको चेक करेंगे कि प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है नहीं। वैसे इस साउंड को अगर इग्नोर किया जाए तो वैसे कुछ ज़्यादा आवाज़ इसमें आ नहीं रही है। तो चलिए पहले इसके ड्रम को भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो जैसे इसका व्हील अलग किया है, तो व्हील अलग होने के बाद में इसमें किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही। देना सुनील थोड़ा एक्सीलेटर, ये देखिए कोई आवाज़ नहीं है, मोटर बिल्कुल बराबरी से फिक्स है। कुल मिला के अब ये है कि शायद इसके जो नट कसे हुए थे उसी में प्रॉब्लम थी। तो भाई इसको डायग्नोस करने के बाद में ये पता चला कि ये जो हैंड ब्रेक की जो केबल थी ये वाली, इसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। अब हमने इसको थोड़ा पीछे की तरफ हम केबल टाई से इसको बांध देंगे और अभी फिर इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने मोटर लगाई थी वो केवल इन 2 नटों पे कसी हुई थी। उसके बाद हमने इसको फिनिश किया है, उसको किया है, और नीचे वाले का अब हम निशान ले रहे हैं। अभी एक ये और एक ये 2 जगह पे भी हमको इनकी मार्किंग लेनी है और उसके बाद उसमें छेद करना है। उसके साथ ही साथ अब हम
ये जो थर्ड माउंटिंग है इसको भी अलाइन करेंगे ताकि जो गियर बॉक्स है वो प्रॉपर तरीके से इसमें झूलता रहे। तो इस हमने इस मोटर को वापस से निकालने के बाद में जितने भी यहाँ पे नट बोल्ट जो इसके माउंटिंग के लिए बचे हुए थे सभी को प्रॉपर कस लिया है। आप देख सकते हैं पहले केवल 2 थे, अभी सभी लगभग कसा है। अब इसके बाद में हम जो तीसरा अभी एक और जो काम इसकी माउंटिंग के लिए करने वाले हैं, अभी आप देखिए कि ये थोड़ी सी इसमें हिलती है। ये अभी तो हमने जैक लगा रखा है, अभी हम करने ही वाले हैं कि अब यहाँ पर जो है गियर बॉक्स को हमें तीसरा जो सपोर्ट है या फिर तीसरे फाउंडेशन से जोड़ने के लिए, ये है इसका तीसरा फाउंडेशन, उसके लिए हमने इस तरीके का ये एक सपोर्ट ली है लगभग 5 mm फ्लैट पट्टी के साथ में, और दूसरी हमने नीचे से एक काउंटर वेट को संभालने के लिए ये वाली ली है ऊपर की तरफ, जो कि इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेल्ड हो जाएगी ऐसे, तो ये गियर बॉक्स को संभाले रहेगी। और इसको भी फिनिश करके फाइनली मोटर को फिक्स कर देते हैं और फिर कंट्रोलर की माउंटिंग के ऊपर काम करेंगे। तो वैसे फाइनली हमने जो हमारी जो मोटर थी उसकी जो थर्ड माउंट थी उसको यहाँ पे फाइनली फिट कर दिया है। आप देखिए मोटर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और हमने एक बार जैक लगा के व्हील को भी घुमा के देख लिया फर्स्ट गियर पे, कोई एडिशनल साउंड नहीं है। ये देखिए तो ये 2 काम कंप्लीट हुए मेजर। अब हमारा जो अगला काम है वो है इस कंट्रोलर की फिटिंग एज़ नियर एज़ पॉसिबल मोटर के पास, मतलब जितना पास हो सके मोटर के, क्योंकि जो फेस के वायर हैं ये जितने लंबे होते हैं उतना ही जो लॉसेस है वो इसमें बनता है। तो अब हम इसमें कंट्रोलर को फिट करने के लिए कोशिश करेंगे कि इसका ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में कंट्रोलर फिट हो जाए, यहीं पे इतना दूरी पे या इसके ऊपर। तो आप लोगों के क्या सलाह है इस मामले में, थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर कंट्रोलर लगाना चाहिए। फ़िलहाल हम तो यही सोच रहे हैं कि यहाँ से एक प्लेट सीधी सीधी लेके जाए 2, और उसी के ऊपर इस कंट्रोलर को माउंट कर दें ताकि बाकी जो सिस्टम है वो भी इसी के ऊपर माउंट हो सके। और नीचे से हमें 2 वायर भी हैं जो आए हुए हैं, ये वायर भी हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो बैटरी ट्रे है वो हम यहीं पे बनाने वाले हैं, तो बैटरी से यहाँ तक जाने में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा पावर कनेक्शन जो है यहीं पे हो जाएगा, तो इसलिए कंट्रोलर के लिए ये जगह सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और जो थ्रॉटल है उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि ये वायर का यूज़ किस तरीके से किया जाए। अगर हम एक थंब थ्रॉटल का यूज़ अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो ये बहुत आसानी से वो सिस्टम भी इसमें काम कर सकता है, उससे हमको अलग से पूरी असेंबली खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जो पुराना मटेरियल है, जो गाड़ी में एग्जिस्टिंग मटेरियल है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। मोटर की माउंटिंग के बाद में अब जो कंट्रोलर है उसके लिए हमने ये पत्ती बना ली है, और इस टाइप की जो पत्ती है इसको हम लगाने वाले हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधाई में, और कंट्रोलर को हम फिक्स करने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत से हमारी इच्छा ये थी कि कंट्रोलर एक ऐसी जगह पे, ऐसी प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह पे हो जहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो फ़िलहाल हम कंट्रोलर को यहाँ लगाने वाले हैं। बाकी ये जो स्पेस है, अगर बाद में एसी की व्यवस्था करते हैं तो एसी की लाइन हो रही है, वहाँ कंप्रेसर आ जाएगा, यहाँ मोटर आ सकती है। इस तरीके से जगह पूरी खाली रहेगी। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर भी हम बैटरी ट्रे को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और बैटरियाँ भी बहुत आसानी से इसमें आ जाएंगी। वही इसको कंट्रोलर को कस के इसकी वायरिंग को फाइनल कर लेते हैं। तो हमने कंट्रोलर की जो फिटिंग है वो यहाँ पे कर ली है, साथ ही साथ हमने जो पूरे 6 फेस के वायर थे उनको भी जोड़ लिया है, थ्रॉटल के वायर भी कनेक्टेड हैं और हॉल सेंसर के वायर भी कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर कंट्रोलर में हमको मेन सप्लाई इग्निशन के लिए सिस्टम जो करना है उसके लिए, अब यहाँ पर जहाँ इसमें बैटरी लगी होती है
ये इसका पोर्शन है जिसमें बैटरी लगी होती है। शुरुआत की वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब इसमें देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे वायर थे, बट उसमें से अब केवल ये 2 रेड वायर बचे हुए हैं। एक ये है और एक ये है। ये दोनों वायर फ्रंट की तरफ जाते हैं 12 वोल्ट एसेसरीज़ को ऑपरेट करने के लिए। तो हमें करना ये है कि लगभग 30 एम्पीयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक 20 एम्पीयर का और एक 10 एम्पीयर का कन्वर्टर लगाएंगे। 10 एम्पीयर का इसमें, 20 एम्पीयर का इसमें। तो आइए कन्वर्टर लगाना शुरू करते हैं। कन्वर्टर के लिए हमें 3 वायरों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये कन्वर्टर है जो कि हम लगाने वाले हैं। ये 20 एम्पीयर वाला है। इसमें येलो वायर 12 वोल्ट आउटपुट का होता है और जो रेड वाला है वो 48 वोल्ट या 36 से 72 वोल्ट के बीच में ये काम करता है और ये कॉमन होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो वायर है वो हमने निकाल दिया है। बेसिकली जो ब्लैक यानी कि जो ग्राउंड वायर है वो पूरी बॉडी में होता है, तो हम बॉडी में कहीं भी टच कर सकते हैं। दूसरा जो येलो है वो हमें उन 2 रेड वायरों में से किसी एक में लगाना है और ये जो रेड वायर है वो आएगा नीचे से होते हुए इस कंट्रोलर के पॉजिटिव वाले हिस्से में। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ पर। अब आइए कन्वर्टर के वायर कनेक्ट करके और एक बार गाड़ी की लाइटें वगैरह ऑन कर लेते हैं। बाद में हम इसमें एलईडी भी पूरी चेंज करेंगे ताकि जो लाइट का लोड है वो कम रहे। तो इस नैनो की ईवी कन्वर्जन में अभी तक लास्ट टाइम हम इस कंट्रोलर पे काम कर रहे थे। कंट्रोलर हमने फिक्स कर लिया है जगह पे। साथ ही साथ ये 63 एम्पीयर की 2 MCB को भी यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया है। जो प्लस की वायरिंग है वो हमने डायरेक्ट लेके MCB में यहाँ दी है और यहाँ से एक वायर ये हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम मल्टीपल लक्स यूज़ करेंगे ताकि जितनी भी बैटरियाँ हों उतने एंडरसन कनेक्टर हम लगा सकें। अब माइनस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि क्योंकि माइनस तो यूजुअली जो पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ होती हैं माइनस उनकी बॉडी में होता है, इसलिए हमको भी अब अगर वायरिंग पूरी चालू रखनी है तो माइनस को ग्राउंड करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक 40 एम्पीयर का फ्यूज़ है। हम इस फ्यूज़ को लगाने वाले हैं पहले यहीं पे इस तरीके से, और जो मेन माइनस का जो कंट्रोलर से आया है ये इस तरीके के 2 वायर हमने लिए हैं, एक मेन है और एक ग्राउंड देने के लिए। तो ग्राउंड को हम इस तरीके से लगाएंगे और लेकिन उससे पहले इस फ्यूज़ को हम लगा देंगे ताकि इन केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट ये फ्यूज़ उड़ जाए, कंट्रोलर पे कोई लोड ना हो। बाकी इस वाले को हम मल्टीपल एंडरसन कनेक्टर से जोड़ेंगे, जैसे कि हम इस वाले को जोड़ने वाले हैं। इन दोनों में पावर देने के बाद में हमारी गाड़ी और लाइटें सारी एक साथ चालू हो जाएंगी। इसके अलावा हमने जहाँ पर नैनो में ये बैटरी लगती थी इधर पे, इस तरफ भी हमने जो कन्वर्टर हैं 2 कन्वर्टर बेसिकली लगाए हैं। एक 20 एम्पीयर का है और एक 10 एम्पीयर का। टोटल 30 एम्पीयर की सप्लाई हमको यहाँ पे मिलने वाली है। उस 30 एम्पीयर में बहुत आसानी से सभी चीज़ें काम कर जाएंगी। वैसे लोड को कम करने के लिए हम इस पूरी गाड़ी में एलईडी भी लगाने वाले हैं। तो जैसे इसकी अभी टेस्टिंग हम लोग शुरू करेंगे वैसे हम एलईडी भी इसमें लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हेडलाइट देखें तो 90 से 100 वाट की हेडलाइट आपको दिखाई देगी। बहुत धूप है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। तो 90 से 100 वाट की हेडलाइट की जगह पे हम यहाँ पे 15-15 वाट की एलईडी लगाने वाले हैं, जो लाइट लगभग उतनी ही देगी और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो चलिए ये वाला काम और कर लेते हैं और फिर गाड़ी को चालू करके देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जो थ्रॉटल है वो उसके लिए पूरे आगे की असेंबली चेंज करते हैं। हमने इस बार क्या किया, क्योंकि नैनो में थ्रॉटल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, मैनुअल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक जो थ्रॉटल हमारे पास में था उस थ्रॉटल को यहीं पे फिट कर दिया है। तो ये जो थ्रॉटल है ये हमने चालू किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो इस काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद में फाइनली जो हमारे जो कन्वर्टर हमने लगाए थे फाइनली वो वर्क करने लगे। लगभग सभी लाइटें ऑन हो गई है और यहाँ पर हमने हैज़ार्ड लैम्प ऑन करके रखा था ताकि हमें पता चल जाए। अभी अगर देखा जाए तो हेडलाइट बिना चाबी की शायद ऑन नहीं होती, इसलिए ऑन नहीं है। बाकी पार्क ये जो डूम लाइट है ये चालू हो गई है, हॉर्न चालू हो गया है
बाकी सारी चीज़ें भी चालू हो जाएंगी। आइए एक बार चाबी लगा के भी देख लेते हैं। चाबी लगाने के बाद में कितनी चीज़ें ऑन हो रही हैं। एक यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गया है एम्प्टी। लाइट काफ़ी धीमे से उठी है। हेडलाइट भी ऑन हो गई है, बट चूँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हेडलाइट है, 90 और 100 की हेडलाइट है, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। इनकी जगह पे अब हम एलईडी लगा देंगे। अब चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो काम करने लगा है इसलिए। बाकी अगर यहाँ पर ब्लोअर वगैरह देखें तो ब्लोअर वगैरह भी चालू हो गया है, सब कुछ ऑन है। पार्किंग ये सब चीज़ें भी ऑन हो गई हैं। अभी हमने इसका ECU जो है डिस्कनेक्ट कर दिया था। हमें लगा था कि कुछ इंटरनल एरर है इसलिए। अभी इसको एक बार बंद करते हैं और इसका ECU कनेक्ट करते हैं। तो ये है गाइस इसका ECU, और इसको लगाने का तरीका सिंपल ये है कि आप इसको फंसा दीजिए और ऐसे दबा दीजिए। अब हम अगर चाबी ऑन करेंगे तो शायद हो सकता है बाकी साइन भी इसमें आने लगें। ये देखिए इंजन चेक लाइट, टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें भी आने लगी हैं। और अगर आपको जैसे गाड़ी में ओडोमीटर चालू रखना है तो मेरे हिसाब से ECU भी चालू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ECU से ही इसका स्पीड सेंसर भी कनेक्टेड होता है। बाकी अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल सुबह हम इसके बाकी जो इसकी एक टेस्ट ड्राइव पे कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी फाइनल हो गई है। मोटर माउंटिंग हमारी पहले ही हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब कल हम इसको निकाल के छोटी बैटरी लगा के इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कल शाम तक हमने इसका जो DC कन्वर्टर है उसको इंस्टॉल करके और सभी लाइटों को चेक कर लिया था। अब यहाँ पर हमें इसके कुछ वायरिंग के ऊपर भी काम करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरिंग आई हुई है, बट इनमें से 2 या 3 सॉकेट ऐसे हैं जो हमें रखने हैं, बाकी सबको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर स्पीड सेंसर दिया हुआ है, ये हमने लगा दिया है। एक रिवर्स का भी इसमें सेंसर होता है, जैसे हम रिवर्स गियर डालेंगे तो वैसे रिवर्स लाइट जलनी चाहिए। अब इनमें से वो कौन सा है हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। उसको शॉर्ट हम करेंगे तो पीछे की रिवर्स लाइट जल जाएगी। तो उसके लिए हमें पहले इसमें जो कन्वर्टर है इसमें बैटरी लगा के पहले उसको ऑन कर लेते हैं और फिर चेक करेंगे। तो वैसा गाड़ी में LED लगाने के लिए हमने इसकी दोनों हेडलाइट को खोल लिया है और अभी हेडलाइट है हमारी टेबल पे। तो वैसे ये हैं इसके 90-100 वाट के बल्ब, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। ये वाट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए फोनिक्स के डले हुए हैं और 90-100 वाट के हैं दोनों। अब हम इसमें डालने वाले हैं LED। तो इस कन्वर्टर के बाद में भी जो हमने देखिए फ्रंट इंडिकेटर की LED, पार्किंग लैंप वाली LED, इन सबको रिप्लेस कर दिया है। एक ये है, एक ये है। अभी जो हेडलाइट है वो भी हमने उसमें भी LED लगा ली है। आइए एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए काफ़ी बढ़िया। अभी ऐसा हालांकि दिन है और दिन के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया चल रही है। फिर से एक बार चेक करते हैं। ये देखिए दोनों लाइटें बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं। अभी साइड के जो इंडिकेटर है वो प्लस जो रियर वाले हैं वो बच गए हैं। रियर में ब्रेक टेन लाइट जो है ये हमको चेंज करनी है, बट ये अभी फ़िलहाल फ्रंट का क्योंकि हमने खोला था इसलिए उसको चेंज कर लिया है। अब आइए जो इसकी वायरिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। इसका जो इग्निशन रिले है उसके कनेक्शन करते हैं। उसके कनेक्शन को करने के लिए हमको जैसे हम इग्निशन ऑन करें, यहाँ पर हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस वायरिंग लूम में जिसमें सप्लाई आती हो। तो आइए, और जहाँ तक है वो ये वाली सप्लाई होगी, क्योंकि ये बेसिकली जो इग्निशन कॉइल होती है इंजन के ऊपर रखी होती है, EST जिसको बोलते हैं, उसके लिए सप्लाई इसी से जाती है। तो जैसे हम ऑन करेंगे शायद इसमें सप्लाई आ जाए। तो भाई ये जो रिवर्स की इस वायरिंग लूम में से हमने रिवर्स का जो सॉकेट वो ढूंढ के लगा दिया है। स्पीड सेंसर का हम पहले ही लगा चुके थे, उसको अभी हमने गाड़ी को रिवर्स गियर में लिया है। इसी वजह से जो ये जो लाइट है ये चल रही है। ये देखिए इसमें इस तरफ की जो लाइट है ये बंद है असल में,
तो इसको अभी हम खोल के एलईडी में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। आगे का तो पूरा हो ही चुका है। हमारा एलईडी का काम भी लगभग पूरा हो गया है। अभी हमने ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेक लाइट है। सुनील रिवर्स गियर लगाना। ये रिवर्स लाइट है हमारी, ठीक से लगाओ। तो ये है रिवर्स लाइट। हटा दो रिवर्स से, ब्रेक दबाओ। वो ब्रेक दबाने पे कुछ इस तरीके से ब्लिंक करती है। ये डिस्को टाइप लाइट है, ठीक है। एक बार हैजार्ड लैम्प ऑन करना। तो वैसे कुछ इस तरीके से चलेगा, क्योंकि अभी जो कॉइल है इसकी बेसिकली 21x4 वाट के हिसाब से इसकी जो फ्लैशर कॉइल है वो डिज़ाइन होती है। और अब चूँकि लोड बहुत कम है इसलिए हमें इसकी जो फ्लैशर कॉइल है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो गई सामने से कुछ व्यू ऐसा दिखता है। चालू करो, ये पार्किंग है। हेडलाइट ऑन करो। हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं इसकी सामने से रोशनी दिखाऊँ तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो बंद करना एक बार, तो चालू करो। काफ़ी ब्राइट इसकी एलईडी है। और एक बार हैजार्ड ऑन करना लाइट बंद करके। हमने यहाँ पर कुछ सॉकेट को रखा है, जैसे टेम्परेचर सेंसर है। इसको हम यूज़ करेंगे ताकि जो टेम्परेचर है गाड़ी का, जो ओडोमीटर पे जो टेम्परेचर सेंसर दिया है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे हमेशा। ओके, अब इसके बाद में कुछ और चीज़ें हमने छोड़ रखी हैं, जैसे ये एसी का सॉकेट है कंप्रेसर को ऑन करने के लिए। अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़ती है उसकी तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रिवर्स गियर का यूज़ किया है, और एक वायर जो इग्निशन से ऑन होता था इसके की स्विच को ऑन करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। साथ ही साथ हमने जो रेडिएटर के वायर हैं उनको भी अभी छुड़वा दिया है, ताकि अगर किसी पावरफुल सप्लाई की ज़रूरत पड़े 12 वोल्ट में तो हम इसका यूज़ कर सकें। साथ ही साथ एक ग्राउंड वायर जो इंजन में लगा हुआ था उसको छोड़ दिया। बाकी इनको छोड़ के बाकी सभी को हमने जो है टेप कर दिया है, और कुछ कुछ दूरी पे काट के यहाँ पे जाके इसको ख़त्म कर दिया। अब आइए इसके रिले के कनेक्शन करते हैं, ताकि चाबी ऑन करने पर ये ऑन हो जाए। फ्रेंड्स, हमने इग्निशन स्विच के लिए इस तरीके का एक रिले का यूज़ किया है। इस टाइप के जो रिले हैं वो आपको कार में भी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे रिले हैं जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो बेसिकली ये 20 एम्पियर 12 वोल्ट का रिले है, और सिंगल पोल सिंगल कॉइल के साथ में आता है। तो इन दो पे हमने क्या किया है, एक वायर जो हमने ECM से वायरिंग लूम के साथ में आया था उसका यूज़ किया है। जो दूसरा वायर था वो हमने ब्लैक वायर को एज ए ग्राउंड यूज़ किया है। तो जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं चाबी ये ऑन हो जाता है। और अब इसमें हम स्विचिंग करने वाले हैं इसके साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का मेन पॉजिटिव वायर है। इस पॉजिटिव वायर से हमने एक लक्स लिया है ये, और इसको हम जोड़ने वाले हैं ये जो रिले है इसके दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे, कुछ इस तरीके से। और जो दूसरा वाला होगा उसको भी हम यहाँ जोड़ देंगे, जिससे कि एक वायर जो है इग्निशन का वो ऑन हो जाएगा इसकी की के लिए, और जो दूसरा पैरेलल वायर होगा वो हम लेके जाएंगे आगे की तरफ बैटरी लेवल इंडिकेटर के लिए। तो ऐसा इग्निशन का कनेक्शन हमने कर लिया है। साथ ही साथ हमने एक इंडिकेटर भी लगाया है। जैसे हम चालू करते हैं तो इग्निशन भी ऑन हो जाता है, और साथ ही साथ ये अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए बल्ब भी ऑन हो जाता है। अभी बंद करो, और यहाँ पर इसमें आवाज़ भी एक आती है। चालू करो, बंद करो। तो इस तरीके से ये जो हमारा इग्निशन सिस्टम है यहाँ पर हमने इस रिले के थ्रू एक्टिवेट किया है। अभी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो चीज़ें और लगना ज़रूरी है। पहला ब्रेक सेंसर, और जो दूसरा है वो SOC जो कि स्टीयरिंग के पास में लगाने वाले हैं हम लोग। फ्रेंड्स, हमने इग्निशन रिले के बाद में अब हम लोग ब्रेक सेंसर का रिले लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्रेक लाइट की जो सप्लाई गई है उसमें से आपको येलो कलर का वायर लेना, और जैसे आप ब्रेक दबाएंगे तो ये लाइट जलेगी। इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर में एक ये होता है वाइट और ब्लैक कलर का सॉकेट, ये बेसिकली ब्रेक सेंसर का होता है। आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। इनको जब आपस में शॉर्ट करते हैं तो कंट्रोलर सप्लाई देना बंद कर देता है, ऐसा अपन मानते हैं। अभी हम इसमें जैक लगा के इस चीज़ को चेक भी करेंगे। तो उससे एक सप्लाई लेनी है और एक हमें ग्राउंड से ले लेनी है,
इस तरीके से ये जो एक रिले हमारे पास में रखा हुआ था काफ़ी बड़ा है, तो इसका यूज़ हम करेंगे कट ऑफ करने के लिए ब्रेक सेंसर के लिए। ब्रेक सेंसर के कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक ये रिले लगा दिया है और इसमें जैसे हम ब्रेक दबाते हैं, दबाना आकाश, तो ये इंडिकेटर ऑन होता है, ये ब्रेक लाइट भी ऑन है और यहाँ पर ब्रेक सेंसर ब्रेक रिले भी ऑन हो गया। बंद करो, ठीक है, ऑन करो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि जैसे हम एक्सीलेटर दबाएंगे और ब्रेक भी दबाएंगे तो ब्रेक दबाने के केस में गाड़ी मूव नहीं करनी चाहिए। तो अभी हमने गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे किया हुआ है। आकाश, एक्सीलेटर वाला बटन दबाना एक्सीलेटर समझते हो? हाँ, थोड़ा धीमे से दबाओ, दबाओ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मोटर भी घूम रही है। उसके बाजू में ब्रेक वाला, उसको भी दबाओ साथ में। हाँ, दबाना, हाँ ठीक है। गाइस नैनो के ईवी कन्वर्जन में अभी तक हम लोगों ने इसका जो इग्निशन है उसके ऊपर काम कर लिया था। इग्निशन के साथ ही साथ ब्रेक जो सिस्टम था उस पर भी काम कर लिया था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टीयरिंग के पास में हमने 2 चीज़ें फिट की हैं। पहला तो ये बैटरी लेवल इंडिकेटर है और दूसरा है ये ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स का स्विच। हालांकि देखिए इस पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना भी करें तो चलेगा, बट ये है कि एक ऑप्शन होना चाहिए कि भाई अगर आप गियर को यूज़ करने में ज़्यादा फ्रीक्वेंट या कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक सिंपल स्विच से भी ये काम कर सकते हैं। अभी वायरिंग जो है फाइनल होने की कंडीशन में है, उसके बाद में हम इसको ऑन करके सारी चीज़ों का एक बार टेस्ट लेंगे और फाइनल जो हमारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव है उसके लिए आज फाइनली हम लोगों का इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। केवल बैटरी का सिस्टम और चार्जिंग सिस्टम बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेटर को भी ऑन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएट करता है। 68% के आसपास अभी बैटरी है और 49.1 वोल्ट है। और ये जो स्विच है बेसिकली ये हमारा रिवर्स, न्यूट्रल और फॉरवर्ड है। तो फाइनली हमारी टाटा नैनो जो है इनिशियल टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार है। हमने बम्पर वगैरह सारी चीज़ें फिट कर दी हैं। बैटरी अभी टेम्प्रेरी अंदर रखी हुई है। आइए एक बार इसको बाहर निकालते हैं वर्कशॉप से और लेते हैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। एक मिनट सर, पीछे जाओ। बाजू वीडियो बन रही थी। वो तो अलग हो जाएगी। तो गाइस हमने गाड़ी की एक छोटी टेस्ट ड्राइव ले ली है। अब आइए गाड़ी का जो वीडियो वो अंदर से बनाते हैं और देखते हैं कि सारी चीज़ें चालू है नहीं। वैसे इसका स्पीडोमीटर वगैरह चालू है। ये इंजन चेक लाइट और टेम्परेचर लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों के सेंसर निकल गए हैं और गाड़ी में ECU अभी भी लगा हुआ है। अगर इस बटन की बात करें तो बीच में आप फॉरवर्ड रख सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी गाड़ी। ये देखिए दबाने पे मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं जा रही है।
अगर मैं इसको बीच में रखता हूँ तो गाड़ी आगे जाएगी, ये देखिए ये गाड़ी आगे जा रही है, और मैं पीछे कर देता हूँ तो गाड़ी रिवर्स में जाएगी। तो ये बहुत इजी है। साथ ही साथ जो गियर बॉक्स है वो भी यहाँ चालू है। अभी हमने इसको सेकंड गियर पे लगा रखा है। सेकंड या थर्ड पे भी आप बहुत आसानी से गाड़ी को ज़ीरो से उठा सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए गाड़ी बहुत आसानी से उठ जाती है। पर क्योंकि हम शहर के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड हमें चलानी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में चलाना नहीं है, इसलिए हम सेकंड गियर पे लगा के भी इसको चला सकते हैं। सुनिए, इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है ऊपर की तरफ। कि वाकई में किसी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना कितना वर्थ होता है, क्या ख़र्चा होता है, कैसे इसको चला सकते हैं, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कैसे सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारी वीडियोस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इंजन निकालने से लेके सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, ये इसकी केबल है, और यहाँ पर रखी हुई हैं ये एक बड़ी सी बैटरी पैक रखा हुआ है, एक ये ऑक्सिलरी पैक 1 बना हुआ है, और यहाँ पर इसमें एक पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये बैटरी लेवल इंडिकेटर भी है, जो कि रियल टाइम कंजम्पशन या कहें कि जो चार्जिंग स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमको बताता है। चाहे तो इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। सामने की तरफ भी हमें यही सेम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो SOC AV 52.1 बता रहा है, अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है, जब 0 पे लेके आएंगे तो ये ड्राइव मोड में आ जाएगी, और 1 पे लेके आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। बाकी SS डैशबोर्ड में कोई अंतर नहीं है। तो आइए ज़रा एक बार इसका एक्सटीरियर लुक भी देख लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंजन के अलावा गाड़ी में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये LED सिस्टम आ गया है। पहले इसमें सारे फिलामेंट बल्ब हुआ करते थे, और अगर हम और कुछ चीज़ों पे नज़र डालें तो ब्लोअर सिस्टम वैसा का वैसा ही है। डैशबोर्ड की लाइट हमने चेंज नहीं की है, क्योंकि वहाँ तक हमने इसको खोला ही नहीं था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ हमको LED पार्किंग मिल जाएगी, इंडिकेटर भी आपको LED वाले दिख जाएंगे। तो ये सब कुछ बेसिक चेंजेस के साथ में ये गाड़ी हमने कंप्लीट की है। अब इसके माइलेज और स्पीड की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्पीड टेस्ट। तो गाइस ये हम लोग इसका स्पीड आप देख सकते हैं 50 के आसपास लग रही है। हालांकि देखिए सामने कोई हटता नहीं है, इनको कितना भी हॉर्न दो और ये एक थोड़ी सी हार्ड ब्रेकिंग के साथ में हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मोटर लैब के इस वीडियो में।
आज हम बात करेंगे भगवान सिंह विश्वकर्मा से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपके इस चैनल पे मुझे जगह देने के लिए, अपने इस शो में बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपका हमेशा यहाँ पे स्वागत रहेगा। हमारी कोशिश है कि जीरो इमिशन की तरफ, ग्रीन जितना हो सके हम उसकी तरफ, उन चीजों को जितना प्रोत्साहन दे उतना दे सके, करना चाहिए। सही बात है। चलिए तो आते हैं आज के वीडियो के मुख्य विषय पे, जो है जिस गाड़ी में हम अभी बैठे हुए हैं, टाटा नैनो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे, बहुत सारी वायरल क्लिप्स देखी होंगी कि टाटा नैनो ईवी होने वाली है। पर जिनके पास ऑलरेडी टाटा नैनो है बहुत समय से, उनके लिए वीडियो बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक पुरानी टाटा नैनो को पूर्णतः इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके पास से इंक्वायरी कैसे आई, जो जिनकी टाटा नैनो है उन्होंने क्यों इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराया? देखिए सर, इसकी जो शुरुआत है वो तकरीबन 2 से 3 महीने पहले हुई थी। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं IIT जम्मू में विजिट किया था, और वहाँ की जो वीडियोस है, उस वीडियोस के थ्रू ये इंक्वायरी आई थी। वो जो जिन कस्टमर की गाड़ी है वो बेसिकली जम्मू से हैं, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि जम्मू में हमने कन्वर्ट किया तो शायद हम लोग जम्मू के हैं, तो इस रेफरेंस में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। बट चूंकि हम वीडियो के एंड में सब बता देते हैं कि भाई हमारा जो नेटिव प्लेस है कहाँ है, वर्कशॉप कहाँ है, गाड़ी कन्वर्ट कराने के लिए आपको कहाँ लाना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें उनको पता चल गई थी। फिर उन्होंने जो हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, तो उसके रिजल्ट में उन्होंने ये गाड़ी भोपाल में ही खरीदी है। इस गाड़ी में बेसिकली हम लोगों ने विदाउट बैटरी और विदाउट चार्जर काम किया है। जो सबसे बेसिक पैकेज है हमारे यहाँ पे, वो लगभग 1,35,000 का है, जिसमें 1 साल की वारंटी के साथ में किसी भी टाटा नैनो को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें बैटरी और चार्जर नहीं था, तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 70 के आसपास की रही है, जो कि बैटरी और चार्जर का जो लगभग 60-65 हज़ार रुपये वो इसमें से कम हो गया है। तो इस तरीके से इस गाड़ी की जो शुरुआत हुई थी, और अब ये पूरी अपने कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट रेडी टू डिलीवर। चलिए, हम खर्चों पे तो आएंगे ही अभी इस वीडियो के दूसरे पड़ाव में, पर खर्चों पे आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो आपने कन्वर्ट करी है, इसमें क्या डिफरेंस है पेट्रोल के मुकाबले? फॉर एग्जाम्पल, लोगों को बहुत एंजाइटी होती है रेंज को लेके, लोगों को बहुत एंजाइटी होती है क्वालिटी को लेके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, कितने समय चलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग तो नहीं लगेगी, और रेंज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो शोन की आपकी जो रेंज एंजाइटी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, रेंज एक ऐसा फैक्टर है, इट इज सिमिलर टू द पेट्रोल। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपनी गाड़ी में कैपेसिटी, अगर आपकी गाड़ी की 35 लीटर की है, बट यू वांट टू फिल से फॉर एग्जांपल 5 लीटर, तो आपको 5 लीटर के हिसाब से रेंज मिलेगी। 10 लीटर डलवाएंगे, 10 के हिसाब से रेंज मिलेगी। बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी यही है। इवन रेट्रोफिटिंग को ले लें या फिर जो रेडीमेड जो गाड़ियां हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन को अगर ले लें, तो उसका जो नॉर्मल वेरिएंट है वो 200 किलोमीटर के आसपास का देता है। अगर नेक्सॉन ईवी मैक्स अगर ले लेते हैं तो वो आपको 350 के आसपास क्लेम करते हैं। बाकी एग्जैक्टली जो भी हो, सेम इसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप रेट्रोफिटिंग के थ्रू किसी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम जितने किलोवाट का बैटरी पैक है, मोटर है, जितने किलोवाट का आप मोटर उसमें यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम साइज का बैटरी पैक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इस नैनो में 3 किलोवाट का मोटर यूज किया, फॉर द सेफ्टी रीजन हमें 3 किलोवाट से नीचे की बैटरी इसमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि 3 किलोवाट के पीक लोड पर ये गाड़ी तभी चलेगी जब 4 लोग बैठे हों और थोड़ी सी हिल आ जाए। तो 3 किलोवाट की मोटर जब पीक लोड लेती है तो वो लगभग 6-6.5 किलोवाट के आसपास, इवन 5 किलोवाट तो बहुत आराम से वो लोड के टाइम पे इतना प्रेशर क्रिएट करती है बैटरी के ऊपर। अब अगर बैटरी 3 किलोवाट से कम की होगी तो क्या होगा, वो अंडररेटेड कैटेगरी में आ जाएगी। अब अगर अंडररेटेड कैटेगरी में आई तो ओवर डिस्चार्ज होने की वजह से या ड्यू टू हायर रेटिंग ऑफ ड्रेन, सम पार्ट ऑफ एनर्जी बिकम हीट एनर्जी। इस वजह से बैटरियां गर्म होने लगती हैं और इनमें आग भी लग जाती है। तो इस वजह से जो बैटरी है, मिनिमम सेम कैपेसिटी होनी चाहिए मोटर के। अगर आपने इस चीज को फॉलो करेंगे तो पहला जो रेंज एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे 3 किलोवाट की मोटर की मैक्सिमम स्पीड 55 होती है, तो मिनिमम 55 का आपको माइलेज मिलेगा, 55 to 60 किलोमीटर, राइट। क्योंकि सेम कैपेसिटी की बैटरी है, इसलिए आग लगने वाली एंजाइटी भी खत्म हो गई जी, नहीं होगी। और अगर आप लेड बैटरी पे जाते हैं तो वो तो सबसे सेफेस्ट होती है उसमें। अच्छा, तो हमें ये तो समझ में आ गया इस गाड़ी की टॉप स्पीड 55 किलोमीटर है।
आपने बिना बैटरी के, बिना चार्जर के 55 किलोमीटर टॉप स्पीड की मोटर लगा के 70,000 रुपीज में इस कार को कन्वर्ट कर 75 के आसपास। 75,000 में। इसमें कार का कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, सिंस ये कार का नहीं, कार का जो कॉस्ट था सर वो उसमें 49,000 अलग था, प्लस उसमें तकरीबन 6,500 रुपए के आसपास जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है वो भी अलग से था। और अब सपोज जैसे जो करंट कस्टमर हैं, अगर वो इसको माइग्रेट कराते हैं फ्रॉम पेट्रोल टू ईवी, उसके लिए फर्दर प्रोसेस होती है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे अभी हमारे यहाँ एमपी में ये पॉलिसी लागू ही नहीं है, आप आरटीओ जाएंगे तो शायद फिर वो बिल्कुल फिश आउट ऑफ द वाटर वाली जो सिचुएशन है उनको समझ में नहीं आता उनको जवाब क्या देना है, तो वो ये सब चीजों को एंटरटेन नहीं करते। अच्छा। बट लेकिन जो थोड़े से इस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो थोड़े से प्राइमरी जिनको कहें कि थोड़े से अग्रणी राज्य हैं, जैसे कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, इवन दिल्ली में भी है, यूपी में भी चल रहा है, तो यहाँ पर आप पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कीजिए, मोटर नंबर अपग्रेड कराइए इंजन की जगह पे, फ्यूल में आप पेट्रोल डीजल की जगह पे आप बैटरी अपग्रेड कराइए, इलेक्ट्रिक अपग्रेड कराइए, आप बिल्कुल चला सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गई पूरी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ओके, अब इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ओके, यदि किसी को ये गाड़ी 55 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ 100 किलोमीटर की रेंज की आवश्यकता है, तो कितनी बैटरी पैक आपकी आवश्यकता होगी और उसका प्राइस कितना होगा? देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको जैसे आपके पास में गाड़ी की टॉप स्पीड है 55, आप 55 मत मानिए, आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए आप 45 की एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे अगर आप 55 से कंटिन्यूस भी किसी हाईवे पे जाते हैं। 45 आप स्पीड मानिए, आपको चाहिए 100। जब आप 100 डिवाइडेड बाय 40 या 45 करेंगे तो देयर विल बी सर्टेन 2 पॉइंट समथिंग। सेम आपको 3 किलोवाट की मोटर है, तो आपको जो बैटरी पैक होगा वो 6.25 या 6.5 किलोवाट का अगर आप बैटरी पैक ले लेते हैं तो एग्जैक्टली जो आपको टॉप स्पीड मिल रही है उससे 2 गुनी रेंज आपको मिल जाएगी जी। बहुत बढ़िया। और इसमें ये भी होता है, एक डिस्चार्ज रेटिंग का भी फर्क पड़ता है। जैसे जो 3 किलोवाट का बैटरी पैक होगा और अगर 3 किलोवाट की मोटर है तो जो डिस्चार्ज रेटिंग होगी 1C के हिसाब से रहेगी, लेकिन जब बैटरी पैक 6 किलोवाट का हो जाता है और मोटर सेम 3 किलोवाट की होती है तो जो डिस्चार्ज रेटिंग होगी वो 2C के हिसाब से होगी। 2C में आप 2C का मतलब होता है बैटरी सोर्स आपके पास में ज्यादा है बट ड्रेन कम है, लोड कम है, आपके पास में सप्लाई अच्छी है, तो उस केस में भी बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, स्टेबल होता है जी। अच्छा, तो इसका खर्चा कितना आएगा? इसका खर्चा जैसे मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है लगभग 17-18 रुपए पर वाट के हिसाब से निकलता है। तो अगर मैं आपको जैसे सपोज 3 किलोवाट की बैटरी है और हमने 6.2 किलोवाट का बैटरी पैक इंस्टॉल करना है, इसमें आप 17 के साथ में मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो लगभग 1,05,000 के आसपास की ये बैटरी आपको पड़ेगी। अच्छा, तो ये इसमें आपको मिनिमम 2 साल वारंटी मिलेगी, लेकिन अगर यही चीज अगर आप 2 साल वारंटी में नहीं लेना चाहते हैं, 1 साल वारंटी में लेना चाहते हैं, तो ये बहुत और कम में मिल जाती है। जो लेड बैटरी है उसकी कॉस्ट लगभग 11 से 12 रुपए पर वाट के हिसाब से जाती है, तो 6 पॉइंट अगर आप लगभग 70,000 के आसपास, जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था कि अगर आप 1 साल वारंटी के साथ में टाटा नैनो को करवाते हैं तो लगभग 1,35,000 में आपको बना के दे देंगे। तो जो 75,000 हम चार्ज कर रहे हैं उसमें से केवल बैटरी का जो खर्चा है 68,200 वो इसमें से रह जा रहा है, बाकी वही सेम चार्ज इसमें हमने कोशिश की है कि इस रेट पे कस्टमर को अवेलेबल करवा दिया जाए। हालांकि इसमें एक पॉइंट ये भी होता है सर कि जब कस्टमर हमारे स्टोर से सारा सामान ना लेके कुछ जगह से सामान लेके आते हैं, यूजुअली जो एक कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको कहीं पे अगर थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है तो कस्टमर वहाँ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस केस में हम लोगों को उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ना पड़ता है। यूजुअली अगर कस्टमर सारा मटेरियल हमारे यहाँ से लेता है तो हम उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस 100% वेव्ड ऑफ करने का हम लोगों की पॉलिसी है। लेकिन अगर कोई कस्टमर बैटरी चार्जर, जैसे इस केस में बैटरी चार्जर नहीं है, तो हमें उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है ऐड करना पड़ता है जस्ट टू सस्टेन आवर बेसिक नीड्स। चलिए जी, बिल्कुल जायज सी बात है। अब अगर मैं इसके रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो कितने यूनिट बिजली में ये गाड़ी 100 किलोमीटर या 55 किलोमीटर चल सकती है? ये बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है आपका। जैसे अभी हमारे पास में एमपी की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो डोमेस्टिक में 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अपने को मिलता है, और अगर कमर्शियल की बात करें तो लगभग 12 रुपए 80 पैसे के हिसाब से अपने को देना होता है। अगर हम इसको कमर्शियल मीटर से भी रिचार्ज करते हैं और हमारे पास में 3 किलोवाट की बैटरी है
तो सीधी सी बात है 3 किलोवाट की बैटरी में 85% एफिशिएंसी के साथ में अगर हम करते हैं तो लगभग 4 यूनिट के आसपास खर्चा होगा। 4 यूनिट का अगर आप कमर्शियल रेट के हिसाब से भी देखते हैं तो 12.8 के हिसाब से 51 रुपीज़ के आसपास आपका खर्चा बन रहा है, और 51 रुपीज़ में आपको ये गाड़ी लगभग 55 के आसपास जाएगी। मतलब 1 रुपए पर किलोमीटर। 1 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा है। हालांकि बहुत आइडियल रेंज में ये 1 रुपए से भी कम होता है, बट चूंकि हमने स्टैटिक्स बेसिस पे किया हमारे है। व्यूअर्स एक्चुअली 4 किलो, आप ये समझ लीजिए 4 यूनिट पे आप 50 से 55 किलोमीटर इस गाड़ी को चला सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं उसमें। ये बहुत बढ़िया। और इसमें एक चीज और मैं शायद दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस पे सर्विसिंग का खर्चा भी 0 हो जाएगा। हाँ, अब इसमें जो रेगुलर सर्विस होती है, जैसे ऑयल चेंज करना टाइम टू टाइम, कूलेंट चेंज करना, गियर ऑयल, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंजन में टाइम टू टाइम निकलती ही रहती हैं। और एक पुरानी गाड़ी, 8 से 10 साल पुरानी गाड़ी, जिसमें मोर देन 2000 स्पेयर पार्ट्स, मूविंग स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो कब कौन सा खराब होगा कोई नहीं जानता। अब चूंकि इसमें से इंजन निकल ही चुका है पूरी तरीके से, सो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि कोई पार्ट इसमें खराब हो। अगर कोई पार्ट ऐसा है जो जनरल वियर एंड टियर की वजह से खराब हो रहा है, जैसे ब्रेक शू हुए, टायर हुए, या ग्लास विंडो ले लीजिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो फिजिकल डैमेज की कैटेगरी में आती है, तो यही केवल आपको जनरल मेंटेनेंस में खर्चा होगा। अदरवाइज ऐसे इसका कोई रेगुलर खर्चा नहीं है। आपने एक बार गाड़ी कन्वर्ट करवाई है, देन आप उसको एज लॉन्ग एज 5-6 साल तक बिना बैटरी को बदलाए भी चलवा सकते हैं, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी में हवा होनी चाहिए, ब्रेक ऑयल का आप ध्यान रखिए, ब्रेक ऑयल टॉप अप रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। जनरल मेंटेनेंस जो आपको जनरल चेकअप जो करना होता है, वो सारी चीज़ें आप कीजिए। आपको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाने की। चलिए, बहुत बढ़िया। बातें तो बहुत हो गई हैं। हमने अभी एक टेस्ट ड्राइव ली, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने जब गाड़ी चलाई तो मुझे एक चीज़ बहुत ही पसंद आई, वो थी बिना क्लच के गाड़ी चलाना। आप मानिए, पेट्रोल और ईवी के कन्वर्जन में सबसे पहले यही आता है कि ईवी महंगी है, ईवी में खर्चा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आपको ईवी जब आप कन्वर्ट करा रहे हैं तो काफ़ी किफ़ायती पड़ रही है। साथ में बिना क्लच के चलाने वाला जो प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है, जो आपको शायद EMT वाली गाड़ियों में भी ना मिले, आपको हाई एंड ऑटोमेटेड गाड़ियों में वो एक्सपीरियंस मिले बिना लैगिंग वाला, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कोई क्लच नहीं है। ओके, तो गाड़ी चलाना सुविधाजनक तो बनाता ही है, साथ ही साथ आप गाड़ी को चलाने में एंजॉय भी बहुत करेंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपने कुछ शॉर्ट्स ऑलरेडी देखे ही होंगे। इसके साथ साथ हम एक छोटा सा स्नैपशॉट ये भी लगाएंगे कि ये गाड़ी कन्वर्ट कराने के बाद रनिंग कॉस्ट के मामले में किस तरीके से डिफरेंट होगी आपकी पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले। चलिए, मेरे कुछ और क्वेश्चन है भगवान सिंह विश्वकर्मा जी आपके लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी कन्वर्ट हुई है, ये तो एक उदाहरण है हमारे पास, पर यदि किसी को मिनिमम बजट लेके गाड़ी कन्वर्ट करानी हो तो कितना मिनिमम बजट रखेगा, और उस मिनिमम बजट में वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये मुझे लगता है जो अधिकतर व्यूअर्स होंगे वो जानना भी चाहेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई भी छोटी हैचबैक, चाहे वो नैनो हो, 800 हो, ऑल्टो हो, सेंट्रो हो या वैगनार हो, इस टाइप की कोई सी भी गाड़ी अगर आप लाते हैं, और जो अगर आप बेसिक पैकेज के साथ में जाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 1,35,000। अब इसलिए 1,35,000 में आपको जो मैक्सिमम स्पीड है वो 55 के आसपास में मिलती है। जो माइलेज है वो लगभग 70 के आसपास, 70 to 80 किलोमीटर। बाकी आपके चलाने के ऊपर है, अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियर वे में चलाते हैं तो 80, 90, 100 तक भी लेके जा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर ए रफ ड्राइवर देन 50 किलोमीटर इज़ मोर देन इनफ। तो इतना आपको माइलेज मिल जाएगा। तो ये स्पीड हो गई। वारंटी की अगर बात करें तो 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी बैटरी के साथ में मिलती है। अब इसमें 1 साल जो होता है वो बेसिकली 6+6 की टर्म पे मिलता है। विद इन द 6 मंथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है बैटरी में तो रिप्लेसमेंट देती है कंपनी, और अगर फ्रॉम 7 मंथ टू 12 मंथ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ अमाउंट कस्टमर को पे करना होता है, बाकी कंपनी बेयर करती है। तो जो जनरल पॉलिसी होती है लाइक बैटरी के साथ में वही है।
ये मिनिमम आपका क्राइटेरिया है हैचबैक के लिए। अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान में आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये हो जाता है 190 के आसपास। आप किसी भी सेडान को 190 के मिनिमम बजट के साथ में इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और आगे भी जाते हैं तो अब जैसे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उनकी अलग कैटेगरी है। और अगर पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करें, जो छोटे पैसेंजर व्हीकल होते हैं जैसे टाटा एस हुआ या मारुति वैन हुई, इनकी अलग कैटेगरी है, क्योंकि इनमें एसी और ये जो कुछ बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं गाड़ियों में, पावर विंडो वगैरह, ये सारी चीज़ें इनमें होती नहीं है। तो इस वजह से इसमें कुछ कॉस्ट कटिंग के साथ साथ लगभग 1.65 से इनकी भी शुरुआत हो जाती है। तो ये सबसे बेसिक हुआ, और अब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, तो खैर मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, यदि कमर्शियल व्हीकल्स को आपको कन्वर्ट कराना है तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी, आप उसे ज़रूर देखें। आपने जो बोला ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, पर दर्शकों में एक जिज्ञासा रहती है कि आजकल मार्केट में गाड़ियों की क्लेम रेंज, मैं स्पेसिफिकली क्लेम बोलूँगा, एक्चुअल नहीं बोलूँगा, पर क्लेम रेंज आजकल की गाड़ियों में 600 किलोमीटर की आ रही है। ठीक है, कुछ चाइनीज कंपनीज हैं BYD वगैरह जो 600 किलोमीटर तक की रेंज को क्लेम करती हैं। हम क्या 300-400 किलोमीटर की भी रेंज सोचें गाड़ी कन्वर्ट कराने के बाद विद द टॉप स्पीड ऑफ 100 and 120, ओके, एंड रेंजेस अराउंड 300, क्या ये पॉसिबल है गाड़ी को कन्वर्ट कराते हुए करना? देखिए, ये इस स्पेसिफिकेशन के साथ में जो स्पीड आपने बताई है 100-120 के लिए जो स्पेसिफिक पावर ट्रेन की जरूरत पड़ती है, वो फिलहाल ओपन मार्केट में तो नहीं है। जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है उसमें आपको 80-90 के आसपास की स्पीड मिल सकती है, मैक्स टू मैक्स। और इस स्पीड के साथ में हम किसी भी गाड़ी में मैक्सिमम 350 किलोमीटर तक का अरेंजमेंट आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी की जेब बहुत ज्यादा भरी हुई है, जो अपनी 40 से 50 हजार की किसी गाड़ी में 5-6-7 लाख तक और लगाना चाहें, तो हम उसको लगभग 450 से 500 किलोमीटर इन सिंगल चार्ज भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि केतली से ज्यादा चाय गर्म हो जाएगी, सॉरी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाएगी। तो ये वही बात होगी, जितनी की गाड़ी नहीं होगी उससे ज्यादा का इसमें मटेरियल लग जाएगा। जी, समझे। तो इसका ये मतलब है, यदि किसी के पास अपनी पुरानी गाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए यदि कोई देना चाहे, तो आज की जो नई गाड़ियां आ रही हैं जिनका शायद बजट 9 लाख के आसपास होगा, वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है कन्वर्ट की गाड़ियों से आधी कीमत की जा सकती है। लेकिन फिर भी इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं, जो हमारे पास में जो कस्टमर आते हैं जिनकी इंक्वायरी आती है, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक सिटी क्रूजर के हिसाब से अगर आप अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करा रहे हैं और शहर के अंदर घूमना आपका पर्पस है, तो ये पुरानी गाड़ी का कन्वर्जन आपको फुलफिल कर देगा। आपकी ROI बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर के में जाना है, रोजाना जाना है या हफ्ते में 26 दिन जाना है, एंड इफ दैट डिस्टेंस इज लेस देन 100 किलोमीटर, तब भी ये ठीक है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बनी बनाई EV पे जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर CNG भी सजेस्ट कर सकता था, बट चूंकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ तो मैं कभी भी जो फॉसिल फ्यूल है उनको प्रमोट करने वाली बातें नहीं कर सकता। अच्छा, तो मोटा मोटा यदि हम माने, अगर आप एंथुजियास्ट नहीं हैं बहुत ज्यादा, आप शौकीन नहीं हैं, यदि आपको एक यूजफुल गाड़ी चाहिए जो आपको एक बेहतर ROI दे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल पूरी की जा सकती है। और उसके लिए जिस तरीके के हमने बजट बताए, वो बजट बहुत ज्यादा किफायती है मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के। बिल्कुल। चलिए, अब हम ये जानना चाहेंगे, ये जो पूरी कन्वर्जन की प्रोसेस है, ये प्रोसेस में पहली चीज कितना समय लगता है? यदि किसी हमारे व्यूअर को ये गाड़ी कन्वर्ट करानी है तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें, और क्या क्या प्रोसेस कस्टमर को फॉलो करनी पड़ती है, या आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे गाड़ी मंगवाना हो गया, वो सारी प्रक्रिया एक बार आप विस्तार से समझा पाएं। इसकी जो शुरुआत होती है वो एक सिंपल फोन कॉल से हो सकती है। अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है कि उसको अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराना है, तो जैसे फोन कॉल से आप अपना जो सूटेबल पैकेज है वो डिसाइड कर लीजिए। देन वो अपनी बेसिक डिटेल के साथ में हमारे यहाँ से कोटेशन मंगवा सकते हैं। एंड उस कोटेशन को देखने के बाद में, स्पेसिफिकेशन समझने के बाद में, कॉस्ट समझने के बाद में, अगर उनकी इच्छा होती है तो सबसे पहले उनको अप्रोच करनी पड़ेगी भोपाल वाले वर्कशॉप की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि आप अपनी गाड़ी को भिजवा दीजिए वाया ट्रांसपोर्ट, और अगर गाड़ी चालू हालत में तो चला के ले आए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर गाड़ी किसी वजह से नहीं आ सकती है, हालांकि हमारे पास में बहुत, क्योंकि लिमिटेड स्टाफ है,
और हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी कस्टमर की साइट पे जाके काम करना, और खासकर ऐसी गाड़ियों पे काम करना जो बंद पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से। ऐसी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, कई बार चीज़ें इतनी आसानी से खुल नहीं पाती हैं। जो चलती गाड़ी है वो तो फिर भी ठीक है, सब कुछ चालू था तो हो जाएगा। तो जो चलती गाड़ी है उसको वर्कशॉप में हैंडल करना आसान है, I mean, उसको साइट पे हैंडल करना आसान है, वर्कशॉप में हैंडल करना जो ऐसी गाड़ियाँ जो बंद है उनको वर्कशॉप में भी हैंडल करना कभी कभार काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है। तो ऑन साइट पे जाके ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए। बट अगर फिर भी ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस आता है जिसमें कस्टमर हमारी टीम के आने जाने का, उनके एकोमोडेशन का और जो एडिशनल इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें अगर बेयर करने को तैयार है, तो देयर आर चांसेस कि हमारी टीम विजिट कर सकती है और वहीं पे उनके यहाँ पे जाके ये इंस्टॉलेशन का काम पूरा करके आ सकती है। अच्छा, और यदि किसी कस्टमर के पास एक्सपर्टीज हो, है ना, या थोड़ी बहुत समझ रखता हो, क्योंकि मैंने जितने वीडियो देखे हैं अभी तक या जितने भी वीडियो हमने शूट किए हैं उनमें हमने यही आपसे सीखा है कि यदि कोई थोड़ी सी भी समझ रखता है और अगर वो खुद को प्रोत्साहित कर सके तो कन्वर्जन खुद से भी करना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत अपने लोकल मैकेनिक की मदद ली जा सकती है। तो क्या आप सारा प्रोडक्ट उनके जितना भी आवश्यक सामग्री भिजवा सकते हैं और वो खुद असेंबल कर लें? हाँ, ये सबसे आसान ऑप्शन है, ये सबसे आसान ऑप्शन है। पहले तो इसमें जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो सीधे बच जाते हैं। दूसरा, आपको आने की जरूरत है, ना हमें यहाँ से जाने की जरूरत है। मटेरियल आपके यहाँ पहुँच गया है, मैक्सिमम जो चीजें थी वो रेडी टू फिट है। आपको कुछ फाइन ट्यूनिंग वगैरह करनी होती है और कहीं कहीं पर वायरिंग में थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज करना होता है, थोड़ा ग्लिच आता है, लेकिन वो टेलीफोनिक असिस्टेंस से कम्प्लीटली सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है तो वो भी कर सकता है। बट उस केस में ये जरूरी है कि जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो गाड़ी बना रहे हैं, दैट मस्ट बी फ्रॉम श्रेयान ईवी स्टोर। हमारे साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर कुछ पैसे बचाने के लिए सस्ता सामान तो ले लेते हैं, फिर जब नहीं समझ में आता है तो हमें कॉल करते हैं। एंड उस टाइम पे हम लोग, क्योंकि जो मटेरियल देखा नहीं, मतलब आप डॉक्टरों की भाषा में अगर समझे तो जिसकी नब्ज आपने चेक नहीं करी उसको दवाई कैसे दे दी? जी बिल्कुल सही बात। तो ये ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं तो हर बार कस्टमर से यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपके चैनल के थ्रू ये करना भी चाहूँगा कि अगर आप कहीं से मटेरियल ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना टाइम और हमारा टाइम दोनों का बचा सकते हैं। जहाँ से लिया है वो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे कंपैरिजन में कि हम पहले उस चीज़ को समझेंगे, मटेरियल हमने देखा नहीं, बहुत सारी चीज़ इसमें टेक्निकल इश्यूज होते हैं। तो जो सामान हमारे स्टोर से गया है उसका पूरा डेटा हमारे पास में होता है, उसको एक्सपर्ट चेक कर चुके होते हैं, उस पर हमारे एक्सपर्ट काम कर चुके होते हैं, तो उसकी जो पूरी जानकारी हमारे पास होती है। हम कनेक्शन टू कनेक्शन भी कस्टमर को समझा सकते हैं टेलीफोन पर। तो अगर मैं ये कन्वे करूँ हमारे व्यूअर्स को कि हम सिर्फ इंस्टॉलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की अपनी यूनिकनेस होती है। हम ये भी बोलते हैं हमारी हर प्रोडक्ट पे एक्सपर्टीज नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज है जिन प्रोडक्ट को हम खुद एक्वायर करते हैं, जिन कंपनीज से हमने काम किया है, जो हमारी भरोसेमंद और ट्रस्टवर्दी कंपनीज हैं, हम उन्हीं के लिए इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक छोटी सी डिटेल जो जिसपे मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा और पूछना चाहूंगा, आपने बोला अगर किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है इंस्टॉलेशन फीस वेव ऑफ करती है। सिंस इंस्टॉलेशन फीस 0 है, इसमें आपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी कस्टमर की है, उसको किस तरीके की असिस्टेंस मिलेगी इंस्टॉलेशन करने के लिए आपसे? क्या वो किसी तरह की हेल्प की एक्सपेक्टेशन कर सकता है? बिल्कुल, अगर कोई हमारे यहाँ से मटेरियल लेता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है और हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कस्टमर को जितना ज़्यादा हो सके उतनी मदद करें। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी गाड़ी हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम बनती है हम उसकी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इन द फ्यूचर अगर किसी कस्टमर को ऐसे ट्यूटोरियल भेजना पड़े तो हम उस वीडियो के थ्रू भेज सकते हैं। और वैसे आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो हमने कई सारी वीडियोस की डिटेल वीडियो भी बना के डाली, जिसमें कई सैकड़ों कस्टमर्स ने 2 व्हीलर 4 व्हीलर हमारी वीडियो देख के बनाई है। कई लोगों के मेल और मैसेज भी आते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। बट बात यहाँ पर फिर से वही आएगी, जिस चीज़ को हम जानते हैं हम उस चीज़ के बारे में आपको बता सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो यदि आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है पर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट श्रेयान ईवी से जब लेंगे तो श्रेयान ईवी से पूरी गाइडेंस दी जाएगी। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे जिन्हें आप देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको उनमें भी नहीं समझ में आता है और गाइडेंस दी जाएगी फोन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, हर संभव प्रयास किया जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज कमेंट में उसके बारे में बताइए। कुछ प्रश्न हो आपके, कुछ डाउट्स हो, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालिए। हम नंबर